Hello everyone, a beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to this amazing platform. और आज हम बात करने वाले हैं 14 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अब 14 फरवरी को क्या है मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। तो आज ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो डायरेक्टली हम अपने करंट अफेयर्स पे स्विच करते हैं। अभी आपको पता होगा ही कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पे गए हुए थे फ्रांस, और फ्रांस के बाद वो विजिट पे जाएंगे यूएसए। तो फ्रांस का विजिट कंप्लीट हो चुका है, अभी यूएसए का विजिट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रांस जाके इन्होंने क्या क्या किया, इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट्स को साइन किया गया, उन सारी बातों को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको। वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे हैं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं 14 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी गिफ्ट टू फ्रांस प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट लेडी शोकेस इंडियाज रिच ट्रेडिशन। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टैच्यूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ म्यूजिशियन हैं जो अलग अलग पोस्चर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस आर्ट फॉर्म को कहा जाता है डोकरा आर्ट। क्या कहा जाता है? डोकरा आर्ट, जो लगभग 4000 साल पुरानी आपको आर्ट देखने को मिलेगी, जिसमें हम मेटल कास्टिंग करते हैं। आप लोगों ने जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक के बारे में जरूर सुना होगा। तो इसी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से इन आर्ट्स को तैयार किया जाता है, जिसमें आपको अलग अलग म्यूजिशियन, डांसर्स, एनिमल्स, डाइटीज देखते हैं अलग अलग पोस्चर्स में। ठीक है। इस आर्ट फॉर्म की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई थी। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो डोकरा आर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो डोकरा आर्ट से बनी हुई स्टैच्यूज हैं, जिसमें अलग अलग म्यूजिशियंस अलग अलग पोस्चर और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ दिखाई दे रहे हैं, यही गिफ्ट हमने किया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। किसको? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को। क्लियर है? अब इनकी जो वाइफ है उनको ही तो हम फर्स्ट लेडी कहेंगे। तो मैक्रो की जो वाइफ है उनका नाम है ब्रिगेड मैक्रोन। ठीक है। और उन्हें भी यहाँ पर सिल्वर कास्टेड, आप देखो ये चांदी का एक मिरर देखने को मिल रहा है, जिसमें काफी अच्छी इंग्रेविंग, काफी अच्छा आर्टवर्क देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान की आर्टिस्ट ने तैयार किया है। और इसे भी हमने गिफ्ट किया है किसे? फर्स्ट लेडी को। ठीक है। नाउ बात करते हैं को चेयर ऑफ एआई एक्शन समिट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई समिट पे पार्टिसिपेट किया, जिसको होस्ट तो फ्रांस कर रहा था, लेकिन को होस्ट कौन था? भारत था। अब भारत ने कमिटमेंट किया है, क्या कमिटमेंट किया कि अगला जो एआई समिट होगा वो भारत होस्ट करेगा। तो इंडिया विल होस्ट द फोर्थ इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपकमिंग जो इवेंट्स होते हैं, अपकमिंग जो मीटिंग्स होती हैं, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडिया फोर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को होस्ट करने वाला है। अब यहाँ पे कुछ और एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026। तो 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इनोवेशन इंडिया और फ्रांस मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, जिसके लिए लोगो लॉन्च किया गया है। दोनों मिलके डिजिटल साइंस के लिए डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे, इंडिया और फ्रांस। फिर इंडिया के जो 10 स्टार्टअप्स है उनको फ्रांस सपोर्ट करेगा। तो फ्रांस स्टार्टअप इंक्यूबेशन स्टेशन एफ टू होस्ट 10 इंडियन स्टार्टअप्स। दोनों मिलके को डिजाइन करेंगे, को डेवलपमेंट एंड को प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है। मतलब हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे भी हम काम कर रहे हैं, उस पे भी फोकस कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इज दैट क्लियर? चलिए अगली कहानी को हम समझते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा की आप लोगों ने कई बार सुनवाई देखी होगी। पार्लियामेंट की जब सिटिंग होती है तो आप लोगों ने कई सारे विवाद देखे होंगे, लोगों को चिल्लाते हुए देखा होगा। तो क्या यहाँ पे लोकसभा में जितनी भी सुनवाई होती है, क्या सभी लोग सभी प्रकार की भाषाओं को जानते हैं? आंसर है नहीं। तो लोकसभा में जो भी कार्रवाई होती है उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। अभी आपको 10 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन देखने को मिलता था, जैसे कि असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन अब 6 नई भाषाओं को जोड़ा गया है और 6 न्यू लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएंगी लोकसभा में। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनाउंस द एडिशन ऑफ बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू। ये 6 नई भाषाएं हैं
इन 6 नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सर्विस अवेलेबल होगी। यहाँ पे लोकसभा का टारगेट है कि आने वाले समय में 22 अलग-अलग भाषाएं जो हमारे शेड्यूल 8 की लैंग्वेजेस हैं, उनमें ट्रांसलेशन अवेलेबल हो सके। तो अभी 6 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन-कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू। क्लियर? अब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और आई होप आप लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, आम जनता जाती है, जाके वोटिंग करती है, वोटिंग में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो सिलेक्टेड या इलेक्टेड एमपीज हैं वो एमपीज ही राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। मिनिमम एज यहाँ पे 25 साल और यहाँ पे मिनिमम एज 30 साल है। ये आपके 5 साल के लिए होते हैं लोकसभा, और राज्यसभा आपकी परमानेंट बॉडी होती है। ये आपका एक स्थायी सदन होता है और हर 6 साल में 2/3 जो सदस्य होते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। लोकसभा का चेयरमैन स्पीकर होते हैं जैसे कि ओम बिरला है, और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है, जिसमें से 530 530 सीट्स आपको मिलती है स्टेट की, और 20 सीट्स कहां पर मिलती है? यूनियन टेरिटरी। और करंट जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो 545 मतलब 545 है। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, 238 राज्यों से होते हैं, 12 व्यक्ति नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और करेंटली जो स्ट्रेंथ है वो 245 आपको देखने को मिलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। और कई बार मैंने आप लोगों को 79, 80 और 81 तीन आर्टिकल्स के बारे में बात की है। यहाँ पे पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मेंशन है। ठीक है, तो ये तीन आर्टिकल भी आप लाइन से याद रख सकते हो, इजी है। चलो अगली कहानी समझते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हर खेत स्वस्थ खेत इनिशिएटिव। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि हर खेत स्वस्थ खेत किसने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा राज्य का इनिशिएटिव है टू बूस्ट द सॉइल हेल्थ। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें पर एकड़ फार्म लैंड अलग अलग किसानों के खेतों में जाके सॉइल के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, 3 से 4 साल में ये प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा और सॉइल टेस्ट करने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड को इशू किया जाएगा टू द फार्मर्स, जिससे क्या होगा? फार्मर्स को अपनी सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में पता चलेगा और आसानी से वो अपने क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को मैनेज कर पाएंगे। इसलिए हर खेत स्वस्थ खेत इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 10 अवतार थिएटर के बारे में। हम सभी को पता है लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार के बारे में। तो लॉर्ड विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनकी स्टोरी पे बेस्ड आपको ये 10 अवतार थिएटर देखने को मिलता है। ये लगभग 800 साल पुराना थिएटर आपको देखने को मिलेगा, और ये थिएटर आपको महाराष्ट्र में और गोवा में देखने को मिलता है। तो रिसेंटली 10 अवतार थिएटर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुका है महाराष्ट्र में और नॉर्थ गोवा रीजन में, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की कहानी को, पिक्चर को डिपिक्ट किया जाता है। जनरली इस फेस्टिवल या इस थिएटर की शुरुआत कब होती है? जब पैडी या धान की हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल 10 अवतार थिएटर में किया जाता है, जैसे कि पडल, हारमोनियम, तबला एंड झांझ। ठीक है, इसमें समटाइम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और समटाइम डायलॉग्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि 10 अवतार ट्रेडिशन से ही जो मराठा थिएटर है उसकी शुरुआत हुई है। क्लियर इतनी चीजें? यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ लिंक को शेयर कर देंगे और उनको भी कहेंगे कि हमारे करंट अफेयर्स के साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। हमारे जो करंट अफेयर्स है वो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए अब एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है साफ्टा, मतलब साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें ये कुछ कंट्री है: मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो हम इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में क्यों है, पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टू रेगुलेट द इनफ्लो ऑफ ईडेबल ऑयल फ्रॉम नेपाल एंड अदर शार्क कंट्रीज। अब यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जा रहा है ईडेबल ऑयल, जिसका इफेक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ रहा है।
ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, रेगुलेटर के द्वारा साफ्टा से। अब साफ्टा क्या है? एक फ्री ट्रेड अरेंजमेंट है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब शार्क कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये 2006 से फोर्स में आया है और इसमें ये सभी कंट्रीज आपको मेंबर देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि इंडिया की टीम ने पहले तो मना कर दिया था कि हम चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान चैंपियनशिप ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया और न्यूट्रल वेन्यू आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखने को मिल जाएगा। तो 9th एडिशन ऑफ चैंपियनशिप ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू क्या है? यूएई है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियनशिप ट्रॉफी होगी। इसमें टोटल 8 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली हैं और 4 यहाँ पर एम्बेसडर्स अपॉइंट किए गए हैं। तो वो 4 एम्बेसडर्स कौन कौन से? तो पहले आपको शिखर धवन मिल जाएंगे जो कि भारत से है। सेकेंड नाम आता है सरफराज अहमद का जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर है। सैन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से हैं और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर है जिनका नाम है टिम साउथी। ठीक है, ये 4 प्लेयर है जिनको चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस सिंगर का नाम सुना होगा, आतिफ असलम। ठीक है, इन्होंने ऑफिशियल सॉन्ग भी रिलीज किया है, जीतो बाजी। तो जीतो बाजी आपको चैंपियनशिप ट्रॉफी का ऑफिशियल सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। अब आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के अगर इतिहास के बारे में बात करते हैं तो पहले इसका नाम बिल्स इंटरनेशनल कप था। 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहला एडिशन। फिर सेकेंड एडिशन में इसका नाम चेंज करके आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कर दिया गया 2000 में। फिर जब थर्ड एडिशन 2002 में हुआ तब इसका नाम चैंपियनशिप ट्रॉफी किया। चैंपियनशिप ट्रॉफी को इनिशिएट करने का क्रेडिट दिया जाता है जगमोहन दालमिया ऑफ इंडिया को। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे कुछ और पर्सन है जिनके बारे में हमें बात करनी है, जैसे कि कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने रिसेंटली अपने चीफ इकोनॉमिस्ट हायर किए हैं, डॉक्टर माधवन कुट्टी। ठीक है, डॉक्टर माधवन कुट्टी जी, ये चीफ इकोनॉमिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कैनरा बैंक के। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 1906 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब यहाँ पे याद है एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट हमारे देश में हुआ था जब हमारे देश के पहले सीडीएस विपिन रावत जी, उनका प्लेन क्रैश हो गया था तमिलनाडु के पास, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था नीलगिरी हिल्स में। 2021 की दिसंबर मंथ की ये घटना आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है विपिन रावत जी, उनके साथ साथ ब्रिगेडियर लीडर भी वहां पर हेलीकॉप्टर में थे और हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर की वाइफ है जिनका नाम है गीतिका। गीतिका ने एक बुक यहाँ पे पब्लिश की है, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, और इसको रिलीज करने का काम आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। तो रिसेंटली ये बुक भी न्यूज में है। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा। ये है चरणजोत सिंह नंदा और इन्हें 2025-26 के लिए आईसीएआई का प्रेसिडेंट बनाया गया है। आईसीएआई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के। एक साल के लिए 2025-26 के लिए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? चरणजोत सिंह नंदा, जो कि 73rd नंबर के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं सीए प्रसन्ना कुमार, ये वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे और इनको ओथ कराने का काम अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में हमने बात की। अब हम यहाँ पे ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के बारे में बात करेंगे, एक नई रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, एक नई चिप के बारे में बात करेंगे। अभी भी काफी कुछ डिस्कशन करने के लिए है, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कल मतलब 13 फरवरी के करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या बातें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले तो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 90 मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज किया है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 96 पोजीशन पे और डेनमार्क फर्स्ट पे है। फिर नीति आयोग ने यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज की थी ऑन हायर एजुकेशन, जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करता है एज पर देयर जीडीपी, और सबसे कम यहाँ पर जो डेंसिटी है, यूनिवर्सिटी डेंसिटी, वो बिहार राज्य में है, सबसे ज्यादा सिक्किम में है। फिर मेघालय 39th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स को 2027 में होस्ट करने वाला है। इंडिया का पहला ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हमने लॉन्च किया है एम्स दिल्ली में, जिसका नाम है सृजनम। इंडियन नेवी का पहला ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डॉक किया है कहां पर? चांगी नेवल बेस, जो कि सिंगापुर में है। फिर इंडिया होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसकी थीम क्या है? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। फिर 12वां एडिशन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का दुबई में हो रहा है, जिसमें भूपेंद्र यादव जी प्रेजेंट हुए थे, जिसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट।
फिर इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरा आर्चरी एशिया कप में, और मेडल टैली में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। ये चैंपियनशिप थाईलैंड में आपको देखने को मिलेगी। फिर पंकज आडवाणी ने 36 एडिशन ऑफ नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया है। रिलायंस ने अपना नया एक स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पिनर। फिर इंडिया एक्वायर कर रहा है क्लब एस मिसाइल जो कि रशिया की टेक्नोलॉजी से बिल्ड है। फिर एशिया का पहला लाइफ साइज एनिमोट्रॉनिक्स एलिफेंट एली को अनवील किया गया है बेंगलुरु में। फिर द 1% क्लब पहली फाइनेंस इन्फ्लुएंसर कंपनी बन चुकी है जिसको सेबी ने RIA लाइसेंस प्रोवाइड किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है मार्केट इन्वेंशन स्कीम को और प्रोक्योरमेंट लिमिट को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। ये सारी बातें हमने कल के करंट अफेयर्स में देखी थी। फर्दर डिस्कशन करते हैं उसके पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहती हूँ कि कल मैंने बैंकिंग करंट अफेयर्स जनवरी मंथ की रिलीज की है जिसमें पूरे बैंकिंग न्यूज, ओनली बैंकिंग न्यूज आपको मिल जाएंगे पूरे मंथ की, और 100+ MCQ मिलेंगे जो कि केवल और केवल बैंकिंग MCQs ही हैं। तो पूरा कंप्लीट बैंकिंग पैकेज आपको मिल जाएगा फॉर योर IBPS एग्जाम और अपकमिंग SBI एग्जाम। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। 11 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, केवल 25 रुपए में है, और पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ओनली फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट, RBI एस्पिरेंट, IBPS और अदर जो आप फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के पेपर्स देते हैं उनके लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो SSC या रेलवे एस्पिरेंट है, जो केवल और केवल SSC और रेलवे एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, किसी भी बैंकिंग एग्जाम में अपियर नहीं होने वाले हैं, वो उस मैगजीन की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। ये आपका टाइम वेस्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे केवल बैंकिंग न्यूज है, वो भी इन डेप्थ इन डिटेल, और केवल 100+ MCQ है जो कि बैंकिंग के MCQs हैं। ठीक है, तो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल बॉडी RRB वगैरह के एग्जाम के लिए है। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट ने ये सब्सक्रिप्शन लेके रखा है 1 साल का, उनको ये मैगजीन परचेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था यहाँ पे जो 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ हमारा सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको हर मंथ की जो वन लाइनर होते हैं वो वाली मैगजीन, हर मंथ की बैंकिंग मैगजीन और हर मंथ की जो कंप्लीट थ्योरी मैगजीन होती है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो सेपरेट सेपरेट परचेस करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट कर लेना, और आज की क्लास की PDF भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में भी आपको PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के बारे में। ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल जो है इसकी पहली टेस्टिंग फ्लाइट टेस्ट 2026 में होगी, और इसका प्रोडक्शन जो है वो 27-28 में स्टार्ट होगा। अगर हम ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टी टारगेट मिसाइल के बारे में बात करें तो ये लाइट वेट वेपन सिस्टम है जिसको परफेक्टली बैटलफील्ड के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी रेंज 390 किलोमीटर है। 290 किलोमीटर इसकी रेंज है, और जिसकी स्पीड 3.5 मैक तक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब एनिमी इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका पहली टेस्ट जो फ्लाइट होगी वो 2026 में होगी, और इसका प्रोडक्शन 2027-28 में स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स बेसिकली बताता है दुनिया भर में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज कितना डेथ हो रही है, दुनिया भर में बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज कितना हमें पैसों का लॉसेस हो रहा है, किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जान माल का खतरा है। तो ये सारी बातें इस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में बताई जाती हैं। सिंस 2006 से इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, और ये लॉन्गेस्ट रनिंग एनुअल क्लाइमेट इंपैक्ट रिलेटेड आपको इंडाइसेस मिलेगा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 30 सालों में 30 इयर्स में 8 लाख डेथ हुई हैं, 8 लाख डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और जैसे कि साइक्लोन आते हैं, फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आते हैं, या कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड आपके चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण $4.2 ट्रिलियन के लॉसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कहा है कि इंडिया वॉज अमंग द 10 कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड। यहाँ पे जो टॉप 10 कंट्रीज है जो मोस्ट अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, उसमें इंडिया भी आपको 6वें स्थान पर 6 पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। ये जो डेटा है वो 1993 से 2022 1993 से 2022 मतलब पिछले 30 सालों में जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली डेटा है, और इंडिया इसमें 10वें स्थान पर, सॉरी, टॉप 10 कंट्रीज में 6वें स्थान पर देखने को मिल जाएगा। इसमें कहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेथ हुई है तो 10% डेथ इंडिया में हुई है, और लगभग 4.3% टोटल डैमेज का इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इंडिया आपको 6 नंबर पे मिल जाएगी। जर्मन वॉच ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इंडिया से आगे कौन है? तो डोमिनिका, चाइना, होंडुरस, म्यांमार और इटली आपको मिल जाएगा।
बेसिकली यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 30 सालों का हम डिटेल एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। The most affected country in the long term index for 1993 to 2002 can be divided into two groups. पहले है वो कंट्री जो मोस्ट अफेक्टेड है बाय द हाईली अनयूजुअल एक्सट्रीम इवेंट्स क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे कि डोमिनिका, होंडुरस, म्यांमार और वनाउतु। वही कंट्री इफेक्ट है विथ रिकरिंग एक्सट्रीम इवेंट्स, बार बार रिकरिंग मतलब होता है बार बार। और कितने साइक्लोन आपने रिसेंटली न्यूज में देखे हैं जो कि इंडिया को हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चाइना, इंडिया और फिलीपींस देखने को मिल जाएंगे। अब 2022 का अगर इंडिविजुअल डेटा देखें, अभी तक हमने क्या देखा, लॉन्ग टर्म डेटा देखा, 30 सालों का डेटा देखा, ठीक है, उसमें टॉप 10 में इंडिया 6वें स्थान पर था। अब 2022 का डेटा देख रहे हैं, तो 2022 का डेटा में टॉप 3 कंट्रीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एडवर्सली इफेक्टेड है वो है पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें टॉप 10 में इंडिया नहीं है 2022 के डेटा के अकॉर्डिंगली। क्लियर, दोनों डेटा अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, सेबी ने अनवील किया है मित्र। सेबी अनवील्स मित्र टू ट्रैक इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। अब यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियोज हैं जो इनएक्टिव है मतलब जिस अकाउंट में तो पैसा है लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई पिछले 10 सालों में, तो वो है आपके म्यूचुअल फंड फोलियोज जो कि इनएक्टिव हैं। उनको ट्रैक करने के लिए सेबी ने मित्र को लॉन्च किया है। मित्र का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि मित्र को किसने लॉन्च किया। तो मित्र का मतलब है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। सेबी ने मित्र को लॉन्च किया है टू हेल्प इन्वेस्टर ट्रैक एंड रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम म्यूचुअल फंड फोलियोज। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यही है कि इन्वेस्टर जो है वो ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हैं, ना ही फाइनेंशियल ना ही नॉन फाइनेंशियल, जबकि इन अकाउंट में पैसे हैं पिछले 10 ईयर्स में। तो इसलिए मित्र को लॉन्च किया है। साथ ही साथ मित्र आपके केवाईसी कंप्लायंस को भी सॉल्व करेगा। इस मित्र प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड और KFIN टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस मित्र को मैनेज करने का काम करेंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब एक और इनिशिएटिव है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर क्रेडिट बाय यूपीआई, मतलब यूपीआई के जरिए जो लोन, स्मॉल लोन प्रोवाइड किए जाते हैं ना, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक भी प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी तक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए फैसिलिटी नहीं थी, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए थी, लेकिन अब यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी ये फैसिलिटी आई है। तो आरबीआई हैज अलाउड स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन थ्रू द यूपीआई, जिससे अंडर सर्व सेगमेंट्स में, रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में आपको स्मॉल लोन या स्मॉल क्रेडिट यूपीआई मिल सकेगा यूजिंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूपीआई प्लेटफॉर्म को 2016 में हमने लॉन्च किया था और सितंबर 2023 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन टू यूपीआई प्रोवाइड कर सकते हैं, और अब ये फैसिलिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था। 2024 के डेटा के अकॉर्डिंगली 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन ये होती है कि आपका मिनिमम 200 करोड़ रुपीस नेट वर्थ होनी चाहिए, और आप जो लोन प्रोवाइड करते हो तो 75% लोन आपको प्रियोरिटी सेक्टर्स में डिवाइड करने हैं या प्रियोरिटी सेक्टर में लोन प्रोवाइड करने हैं। क्लियर? डन। नेक्स्ट बात करेंगे क्यूपू के बारे में। ये है क्यूपू, ठीक है। ये क्या है? आप लोग ने मिल्की वेव के बारे में, दूध गंगा या दुग्ध गंगा जिसे हम कहते हैं, मिल्की वेव के बारे में सुना होगा। तो मिल्की वेव क्या है? मिल्की वेव एक गैलेक्सी है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार है। तो अगर हमें अपने सोलर सिस्टम में या अपने एटमॉस्फेयर के, नहीं एटमॉस्फेयर तो सही वर्ड नहीं, स्पेस में, अगर हमें अपने स्पेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए जो कि 13,000 टाइम्स ज्यादा लंबा है, ज्यादा बड़ा है मिल्की वेव से, तो आप क्या कहेंगे? तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया है यूनिवर्स में, स्पेस में, जिसका नाम है क्यूपू, ठीक है। जिसमें जैसे कि कई सारी गैलेक्सीज समा जाए, इतना बड़ा आपको ये क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। लगभग 70 सुपर क्लस्टर गैलेक्सीज से मिलकर ये बना है, और ये लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का, जो सबसे लंबा है लेंथ में, लगभग 13,000 गुना ज्यादा है ये मिल्की वेव से। और इसका अगर हम बात करते हैं मास, तो इसका जो मास है वो कई ज्यादा 1000 गुना आपको सिंगल गैलेक्सी के कंपैरिजन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है R37M मिसाइल। अब रशिया ऑफर कर रहा है इंडिया को R37M मिसाइल।
R-37M मिसाइल जो है वो रशिया की मिसाइल है, पहली चीज। और ये वर्ल्ड की बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है, वर्ल्ड की बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है, जो कि रशिया ऑफर कर रहा है इंडिया को। नेटो के लोग जो है, नेटो जो मेंबर्स है, इसे AA-13X हेड के नाम से जानते हैं। और एयर टू एयर मिसाइल को रशिया ने डेवलप किया है। ये एनिमी फाइटर जेट है उनको इजिली टारगेट करने में, डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। इसका वेट 510 केजी है और ये 4 मीटर लेंथ का है और 60 केजी वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल है, जिसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर है। और इसकी स्पीड हाइपरसोनिक लेवल पे, मतलब अप टू 6 मैक तक ये काम कर सकता है। तो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है R-37M, जिसको रशिया ने तैयार किया और इंडिया को ये ऑफर कर रहा है। हो सकता है इंडिया इसके साथ डील साइन करे। नेक्स्ट बात करेंगे जय शाह के बारे में। तो बीसीसीआई और आईसीसी दोनों मिलकर लॉन्च कर रहे हैं एक इवेंट, जिसमें लोगों को ऑर्गन डोनेशन के बारे में अवेयरनेस दिलाएंगे और जिसका एक इनिशिएटिव का स्लोगन भी है, डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब बीसीसीआई एंड आईसीसी, अनाउंस दैट एन ऑर्गन डोनेशन ड्राइव विल बी लॉन्च ड्यूरिंग द थर्ड ओडीआई बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन अहमदाबाद। ठीक है, जिसका स्लोगन है डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स। ठीक, चलिए अब बात करते हैं शक्ति सेमीकंडक्टर चिप के बारे में। ये शक्ति है, शक्ति क्या है? एक सेमीकंडक्टर चिप है, मतलब सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम की मदद से इसको तैयार किया है। ये पहली इंडिजीनियस एरोस्पेस सेमीकंडक्टर चिप है, मतलब इंडिया के द्वारा निर्मित है, जिसका इस्तेमाल एरोस्पेस इंडस्ट्री, स्पेस में, डिफेंस में, कंप्यूटिंग में किया जाएगा। इसका नाम शक्ति है। इसको आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। किसने तैयार किया है? आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर तैयार किया। ऑब्वियस सी बात है, मैत्री का सपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ डिजिटल इंडिया RISV इनिशिएटिव का इनको सपोर्ट मिला है। जिसके बाद आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर शक्ति जो सेमीकंडक्टर चिप है इसको तैयार किया है। ये इंडिजीनियस एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो कि RISV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो आपके दिमाग में अब क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट इज द RISC? तो RISC का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसमें मिनिमम से मिनिमम इंस्ट्रक्शंस को सिंप्लीफाई मैनर में यूज किया जाता है और काफी फास्ट इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो RISC मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्ट दैट यूजेस अ सिंप्लीफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू मेक अ कंप्यूटर रन फास्टर। ठीक है, और RISC-V क्या होता है? ये ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, ओपन होते हैं, फ्री होते हैं। पहली बार ये प्रोजेक्ट 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्टार्ट हुआ था, फिर 2015 में इसको RISC-V फाउंडेशन को दे दिया गया, फिर 2019 में ये इंटरनेशनल हो गया और फिर इंडिया की भी इसकी ब्रांच तैयार हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है हमारे रिवीजन की। कुछ हम क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडिया रैंक 93 आउट ऑफ 180 कंट्री। डेनमार्क सिक्योर द टॉप पोजीशन विद स्कोर ऑफ 90 एंड द इंडेक्स इज रिलीज एनुअली बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो बिल्कुल डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे, स्कोर 90 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करता है और इंडिया 96 पोजीशन पे है। मतलब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट पहला स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिल जाएगा। Consider the following statement about the Niti Aayog report on higher education. Jammu and Kashmir allotted the highest percentage of its GDP to higher education. बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र had the highest absolute budget. लगभग 11,000 करोड़ रुपए का बजट हायर एजुकेशन में अलॉट करता है महाराष्ट्र। बिल्कुल सही बात है। बिहार हैज द हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डेंसिटी। नहीं, सिक्किम में हाईएस्ट यूनिवर्सिटी डेंसिटी है, जबकि बिहार में केवल 0.2 मतलब मिनिमम है। तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, बट पहले दूसरे स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सारी बातें हम लोगों ने कल के करंट अफेयर्स में डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स देखना अभी भी शुरू नहीं किया है तो मेरा सजेशन है आप देखिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 39th नेशनल गेम्स। द इवेंट विल होस्टेड बाय द मेघालय। 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में हुए हैं और 36 नंबर के नेशनल गेम गोवा ने किए हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, लेकिन यहाँ पे गोवा नहीं, 36 नंबर के जो नेशनल गेम है वो गुजरात में हुए थे। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट गलत है। Consider the following statement about the India's first automated biomedical waste treatment plant. इस प्लांट का नाम सृजनम है। इसे CSIR NIIST ने तैयार किया है। ये प्लांट मुंबई में है। नहीं, ये प्लांट एम्स दिल्ली में है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस इन 2025 पैरा आर्चरी एशिया कप। ये जो पैरा आर्चरी एशिया कप है बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इंडिया को टोटल 12 मेडल मिले हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं।
पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा सही है, लेकिन भारत को 6 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो पहला दूसरा सही है, बट तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। What recent milestone did Easy Buzz achieve? तो इजी बज को क्या माइलस्टोन मिला है? इसे आरबीआई ने लाइसेंस दिया है टू वर्क एज अ पेमेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, सॉरी, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस इसको मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द न्यू प्रोक्योरमेंट लिमिट अंडर द रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर से। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देंगे, शेयर कर लेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।